अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन फ्रॉम फॉरम पॉलिटी PDF। सो पहले हम देखते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। सो इसमें पहला क्या याद रखना है कि जो रीजन्स डाटा डायरेक्टली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रादर देन हैविंग देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट्स। और एक चीज़ और याद रखना है कि इंडियाज़ टेरिटरी इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, द यूनियन टेरिटरीज एंड एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर। करंटली इंडिया कंप्राइजेज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना, ये याद रखना है कि इंडियाज़ टेरिटरी में 3 तरह के कैटेगरीज हैं। एक तो टेरिटरी ऑफ स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, और एनी टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर, ये है, याद रखना है इसको। और थोड़ा हम देखते हैं इमर्जेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। सो इसमें क्या कुछ चीज़ें याद रखना है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस अमेंडमेंट डिवीजन इन पार्ट A, B एंड C। पार्ट ए जो था ना, वो स्टेट्स इंक्लूड रीजन्स लाइक बॉम्बे एंड मद्रास विच वर गवर्न बाय द गवर्नर। पार्ट बी जो है ना, स्टेट्स दैट स्टेट्स सच एज मैसूर एंड सौराष्ट्र हैड इलेक्टेड लेजिस्लेचर। पार्ट सी जो है ना, स्टेट्स इंक्लूड दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश वर कंट्रोल्ड बाय चीफ कमिश्नर। लेटर जो पार्ट डी है was introduced to include the regions like Andaman and Nicobar Islands, which were administered directly by the central government without local legislature. Over time, Part C and Part D states were recognized as union territories, falling directly under the central administration. So ये याद रखना है कौन कौन से पार्ट A, B और C में है, कौन कौन से लैंग्वेज सेट हुए थे। और एक चीज़ और याद करना है कि जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था ना, वो कब सेटअप हुआ था, 1953 में। और एक चीज़ और है कि इन 1956 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट विच ऑफिशियली डिक्लेयर्ड सेवरल रीजन्स एज यूनियन टेरिटरी। दिस एक्ट अलाउड फॉर क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़ इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। और एक चीज़ और है कि 1966 में चंडीगढ़ वॉज मेड अ यूनियन टेरिटरी। और पुडुचेरी या फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी था, याद रखना इसको। दादरा एंड नगर हवेली अलॉन्ग विद दमन एंड दीव वर मेड यूटीज फॉलोइंग देयर लिबरेशन फ्रॉम पोर्टुगीज रूल इन 1956। और गोवा जो था ना, अनदर फॉर्मर पोर्टुगीज कॉलोनीज वर आल्सो मेड अ यूटी ब्रीफली बिफोर अचीविंग स्टेटहुड इन 1987, while Daman and Diu retained their UT status until their merger with Dadra and Nagar Haveli in 2020 into a single entity. So याद रखना है। और अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ यूनियन टेरिटरी। सो इसमें क्या है कि आर्टिकल 239 जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में है। इसमें एक चीज़ याद रखना है, द गवर्नेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज इज़ आउटलाइंड इन आर्टिकल 239 to 241 इन पार्ट 8, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239 ईच यूनियन टेरिटरी इज गवर्न बाय प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज इट्स अफेयर्स। और आर्टिकल 239A में क्या है, क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। और एक चीज़ और याद रखना है, आर्टिकल 239B में क्या है, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेज ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर। और प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डिनेंस शैल बी प्रोमलगेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट इन दैट बिहाफ। ये भी याद रखना कि प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा। और आर्टिकल 240 क्या है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर क्रिएशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इसमें यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली है, पुडुचेरी है। आर्टिकल 241 जो है ना, वो हाई कोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में है। सो इसमें याद रखना है कि आर्टिकल 241 गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू क्रिएट अ हाई कोर्ट फॉर एनी यूनियन टेरिटरीज। फाइनल और एक चीज़ और है कि द आर्टिकल अलाउज पार्लियामेंट टू डिसाइड वेदर द स्टेट हाई कोर्ट शुड हैव जुरिस्डिक्शन ओवर अ यूनियन टेरिटरी, गिविंग इट द फ्लेक्सिबिलिटी टू मैनेज जुडिशियल मैटर्स इफेक्टिवली। यहाँ पे पार्लियामेंट है, याद रखना है। और अब देखते हैं एडवाइजरी कमिटीज़ इन यूनियन टेरिटरीज। तो इसमें क्या याद रखना है, दिस कमिटीज़ मेनली द होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी HMAC and the Administrators Advisory Committee AAC facilitate dialogue between the local government and the central authorities। अब हम देखते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसके बारे में। सो आर्टिकल 239AA जो है ना, वो स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली के बारे में है। और इसमें याद रखना है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ members in the legislative assembly with the chief minister at the head to aid and advise the lieutenant governor।
provided that in case of difference of opinion between lieutenant governor and the ministers on any matter, the lieutenant governor shall refer it to president for decision and act according to the decision given thereon by the president, and pending such decision it shall be competent for the lieutenant governor in any case where the matter in his opinion is so urgent that it may necessary for him to take immediate action, it to take such action or to give such direction in matter as he deem necessary. So याद रखना इसको. और एक चीज़ फिर से देख लेते हैं कि आर्टिकल 239 में क्या है. प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन टू दिल्ली विच बिकेम द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड सिटी ऑफ दिल्ली फॉलोइंग 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991. It gives special status to Delhi based on the recommendations of S. Balakrishnan Committee 1987. एक चीज़ और याद रखना, according to this article, the head of Delhi's administration is called Lieutenant Governor. This article also states that Delhi has its own legislative assembly made up of 70 elected members. These members are chosen by people of Delhi through direct election. The assembly can make laws on a wide range of subjects listed in the state and concurrent list, except for a few important areas like police, public order, and land. If there is a disagreement between a law passed by assembly and law made by parliament, parliament's law prevail, unless the president approves the assembly's law. और एक चीज़ और याद करना है कि इन एडिशन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 239 AA जो है ना ऑल्सो सेट्स अप अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर. दिस काउंसिल कैन हैव अप टू 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ असेंबली मेंबर्स एज मिनिस्टर्स, मीनिंग देयर कैन बी मैक्सिमम 7 मिनिस्टर्स. याद रखना है. और however, in case of disagreement between the lieutenant governor and the ministers, the matter is referred to the president for discussion, for decision. और एक चीज़ और याद रखना है कि आर्टिकल 239 AB में क्या है. द आर्टिकल्स ऑल्सो स्टेट दैट in the absence of legislative assembly session, the lieutenant governor has the power to issue ordinance. So याद रखना ऑर्डिनेंस किसमें 239 AB. However, these ordinances need to be approved by the assembly within 6 weeks when it meets next meets. अब थोड़ा हम देख लेते हैं टसल ओवर कंट्रोल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन दिल्ली. सो एक चीज़ है कि अ की इशू हैज़ ऑलवेज बीन कंट्रोल ओवर दिल्ली सिविल सर्वेंट्स. फाइनली इन मई 2023 a 5-judge constitutional bench of Supreme Court concluded that the Delhi government would have legislative and executive control over the administrative services in National Capital and Territory of Delhi NCTD except in matters of public order, police and land. लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 2023 ऑर्डिनेंस टू मेंटेन इट्स इन्फ्लुएंस, द ऑर्डिनेंस हैज़ रिप्लेस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ National Capital Territory of Delhi Amendment Act 2023, also called the Delhi Services Act 2023, to amend the Delhi Act of 1991 and give the central government control over Delhi's bureaucrats. This move sparked a fresh round of tensions between the Delhi government and the central government over who controls the services in Delhi. अब हम देखते हैं की प्रोविजंस इन दिल्ली सर्विसेज एक्ट 2023. ठीक है, इसमें क्या है, नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी जो है ना NCCSA will have the chief minister of Delhi as its head. याद रखना है. और फर्स्ट critics argue that it goes against the principle of parliamentary democracy. 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज पास. इट क्लासिफाइड दिल्ली एज एन यूनियन टेरिटरी. और एक अच्छा सा चार्ट दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ यूटीज. सो इसमें पहला क्या है, यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, और दूसरा क्या, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर. सो विदाउट लेजिस्लेचर में एग्जांपल क्या क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट है वहाँ पे, चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में बॉम्बे हाई कोर्ट है, लद्दाख में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, लक्षद्वीप में केरला हाई कोर्ट है. याद रखना इसको. और एग्जांपल किसका है, अब एग्जांपल देते हैं. यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, इसका एग्जांपल है अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख एंड चंडीगढ़. और देखते हैं यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, इसमें क्या एग्जांपल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. अब हम देखते हैं 5th and 6th शेड्यूल. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ब्रेसेस एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म वेयर सर्टन स्टेट्स एंड रीजन्स एंजॉय greater autonomy than others to address their unique socio-cultural and historical context. The 5th and 6th schedule of the Constitution ensures this asymmetry to protect tribal and regional interest. British adopted an isolation policy, ठीक है ना, designating
excluded and partially excluded areas under the Government of India Act 1935, where the governance was modified to suit local conditions. These provisions laid the foundation of fifth and sixth schedule in the independent India, which were intended to protect the interest of scheduled tribes. अब हम देखते हैं फिफ्थ शेड्यूल के बारे में. So fifth schedule outlines the provisions for administration and governance of scheduled areas and scheduled tribes in the certain states, excluding Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Currently, these provisions apply to 10 states, including Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Telangana. ये याद कर लेना अच्छे से. The critical feature of the fifth schedule is the President's authority to declare scheduled areas. This includes the ability to increase or decrease भी है, areas, alter boundaries, rescind such declaration or issues fresh orders for redesignation after consulting the governor of the concerned state. The executive power of the state extends to the scheduled areas, but the governor holds a special responsibility for the administration and submits annual report to the president. Additionally, the center can issue directions to the state to ensure effective governance and compliance with the constitutional mandate. Fifth schedule grants governors special regulatory powers in the scheduled areas. और क्या देखना है कि all regulations made by the governor require the assent of the president. The fifth schedule is the prevention of land transfer from tribal people to non-tribal people. और क्या देखना है, the constitution mandates the establishment of tribal advisory council in each state with the scheduled areas. It basically advises on matters related to tribal welfare and consists of maximum of 20 members. 3/4 of the members should be representative of scheduled tribes in state legislative assembly. याद रखना है. और periodic reviews of the administration of scheduled areas and tribes. The constitution requires the president to appoint a commission for this purpose compulsorily after 10 years of the constitution commencement. UN डिबार कमीशन है 1960 में, और दिलीप सिंह भुरिया कमीशन है जो कि 2002 में अपॉइंट हुआ था. अब हम देखते हैं सिक्स शेड्यूल के बारे में. इसमें ये असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा में है, AMTM वाले स्टेट्स. और की प्रोविजंस ऑफ सिक्स शेड्यूल क्या है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन्स है. द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट हैज़ द अथॉरिटी टू क्रिएट और रीऑर्गेनाइज these district or regions, including the adjusting their boundaries or names or dividing district into multiple autonomous regions to represent different tribes. However, these district remains within the executive authority of the state concerned. Council में क्या है कि each autonomous district has a district council and each autonomous region has a separate regional council. A district council consists of 30 members, 26 elected by adult franchise and 4 nominated by governor. जुडिशल पावर्स में क्या याद रखना है, द काउंसिल कैन एस्टैब्लिश विलेज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स विद इन देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग ट्राइबल मेंबर्स एंड हेयर अपील्स. द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स ओवर दीज केसेस इज डिटरमाइंड बाय गवर्नर. कुछ चीज़ें याद रखना है कि मेघालय में कौन कौन से वो सिक्स शेड्यूल वाले था. तो मेघालय में खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स और गरो हिल्स. मिज़ोरम में क्या है, चकमा, लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. त्रिपुरा में क्या है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. असम में क्या है कि दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल, करबी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल. याद रखना ये सब. और अब हम देखते हैं कि लद्दाख एंड सिक्स शेड्यूल के बारे में. तो इसमें क्या है, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्रिएटेड 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर विद द लेजिस्लेचर और लद्दाख को विदाउट एनी लेजिस्लेचर. याद रखना इसको. और अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर सर्टन एरियाज. सो आर्टिकल 371 में क्या है, दिस आर्टिकल अलाउज द प्रेसिडेंट टू डायरेक्ट द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात टू टेक स्पेशल एक्शंस फॉर सर्टन एरियाज, सर्टन रीजन्स. इसमें अब कुछ हम देखते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन स्टेट्स क्या क्या है. तो आर्टिकल 371 जो है ना महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, 371A जो है ना नागालैंड के लिए, 371B जो है ना वो असम के लिए, 371C जो है मणिपुर के लिए, 371D जो है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए, 371E जो है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन आंध्रा के लिए, 371F सिक्किम, 371G मिज़ोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा, 371J कर्नाटका.
सो ये जो चार्ट है ना, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, कौन से आर्टिकल में कौन सा स्टेट बना था। और अब हम देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मैनेजिंग डाइवर्सिटी विद यूनिटी, इसमें क्या है कि पार्ट 17 जो है ना, कवरिंग आर्टिकल 343 टू 351, इट डेजिग्नेट्स हिंदी एंड इंग्लिश एज ए यूनियन लैंग्वेज एंड अलाउज रीजनल लैंग्वेजेस फॉर स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन का क्या एक बार देखते हैं। इसमें क्या है कि आर्टिकल 343 designates Hindi written in Devanagari script as an official language of Union Central Government and specifies that international form of Indian numerals will be used for official purpose. एक चीज़ याद रखना है कि पार्लियामेंट इनैक्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट इन 1963 which provides for continued use of English without any time limit. In addition to Hindi, for all official purposes of Union and for transaction of business in Parliament. Further, this act was amended in 1967 to make the use of English in addition to Hindi compulsory as is in some cases. Resolution, general orders, rules, notification, administrative or other reports or press communication issued by the central government. और क्या है कंपलसरी किसमें, हिंदी का, मेक यूज़ ऑफ इंग्लिश इन एडिशन टू हिंदी, इसमें और कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल पेपर्स लेड बिफोर पार्लियामेंट and contracts and agreements executed, licenses, permits, notices, etc. issued by the central government or by corporation or company owned by central government. अब देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। सो आर्टिकल 344 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन एंड अ कमेटी रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। अब हम देखते हैं ड्यूटी ऑफ दिस कमीशन क्या है। The Commission's job is to recommend to the President on how to increase the use of Hindi for official purposes of Union, how to limit the use of English for official purposes. यहाँ पे limit the use of English ये याद रखना है। The language to be used in legal matters as mentioned in Article 348, the form of numerals for Union purposes, any other languages related matter including communication between Union and the states or between states. और एक चीज़ याद रखना है कि आर्टिकल 344 में क्या है कि द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 इन द ईयर 1976. इट इज़ चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर एंड हैज़ 30 मेंबर्स, 20 MPs फ्रॉम लोकसभा एंड 10 MPs फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। और द नेम ऑफ द कमेटी इज़ अ लिटिल मिसलीडिंग. दिस इज़ बिकॉज अनलाइक अदर पार्लियामेंट्री पैनल्स, the Committee of Parliament on Official Language is constituted by Home Ministry and it does not, like the Committees of Parliament, submit its report to Parliament. Under this provision of 1963 Act, the panel submits its report to the President, who shall then cause the report to be laid before each house of the Parliament and sent to all the state government. Official Language Commission क्या है कि the Kher Commission, officially known as the Official Language Commission, was established in 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BG खेर, ये याद रखना है। और आर्टिकल 345 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट के बारे में है। सो आर्टिकल 345 सेज दैट द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन चूज वन और मोर लैंग्वेजेस दैट आर मोर कॉमनली यूज्ड इन द स्टेट और हिंदी टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पजेज. This is subject to Article 346 and 347. However, until the state legislature decides otherwise, English will continue to be used for official purpose. As per the Official Languages Act 1963, English remains the official language for communication between the Union government and states that have not adopted Hindi. Article 346 में क्या है कि official language for communication between one state and another और बिटवीन अ स्टेट एंड यूनियन. इसमें क्या याद रखना है कि आर्टिकल 346 स्टेट दैट लैंग्वेज करंटली ऑथराइज फॉर द ऑफिशियल यूज बाय यूनियन विल आल्सो बी द लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन. आर्टिकल 347 में क्या है कि इफ़ देयर इज़ अ डिमांड द प्रेसिडेंट कैन रिकॉग्नाइज अ लैंग्वेज स्पोकन बाय सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ अ स्टेट्स पॉपुलेशन फॉर यूज थ्रू आउट द स्टेट और इन अ स्पेसिफिक एरिया. आर्टिकल 348 क्या है कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और इन हाई कोर्ट्स एंड फॉर एक्ट्स
बिल्स एट्सेट्रा। आर्टिकल 348 क्या है, इसमें क्या बताया था, गवर्न्स द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड फॉर लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन जुडिशल फंक्शनिंग। और क्या है आर्टिकल 348 क्लॉज ए में क्या है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी allowing the governor of a state with the president's prior consent to authorize the use of Hindi or any other official language of a state in high court proceeding. Hence, the Supreme Court hears only those who petition or appeal in English. याद रखना है. Enactment of certain laws relating to language. So, Article 349 जो है ना, special procedure for enactment of certain certain laws relating to language से है. So Article 349 states that for the first 15 years after Constitution comes into effect, no bill or amendment that proposes the use of language or for any of the purposes mentioned in Article 348 can be introduced or discussed in the either house of the Parliament without prior approval from the President. Article 350 में क्या है कि language to be used in the representation for address of grievances. आर्टिकल 350 ए में क्या है, फैसिलिटेट्स फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज. आर्टिकल 350 बी में क्या है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. और आर्टिकल 350 बी में क्या है, इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. दिस ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मैटर्स रिलेटेड टू द सेफगार्ड्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. और एक चीज़ और है कि आर्टिकल 351 असाइंस द यूनियन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग द स्प्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. और अब हम देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में. सो इन 2004 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा कैटेगरी टू रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस विद डीप हिस्टोरिकल रूट्स, रिच लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड डिस्टिंक्ट कल्चरल सिग्निफिकेंस. तमिल बिकम द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज टू बी रिकॉग्नाइज क्लासिकल स्टेटस इन 2004. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स initially granted the status to Tamil and Sanskrit, and Ministry of Culture took over the responsibility for further implementation and future recognition. So far, 11 languages have been received the recognition: Tamil, Sanskrit, Kannada, Telugu, Malayalam, Odia, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज़ एंड बंगाली. ये याद रखना है, ये बार बार पूछा जा रहा है. अब हम देखते हैं लैंग्वेज और लैंग्वेज की फैमिली और रिकॉग्नाइज क्यों हुआ था. सो तमिल जो है ना द्रविड़ फैमिली से आता है और 2004 में रिकॉग्नाइज हुआ था. संस्कृत इंडो यूरोपियन 2005, कन्नड़ द्रविडियन 2008, तेलुगु द्रविडियन 2008, मलयालम द्रविडियन 2013, उड़िया इंडो यूरोपियन 2014, मराठी इंडो यूरोपियन 2024, पाली इंडो यूरोपियन 2024, प्राकृत इंडो यूरोपियन 2024, असमीज इंडो यूरोपियन 2024, बंगाली इंडो यूरोपियन 2024. द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूडिंग द language in classical language category was revised in 2024 on the recommendation of linguistic expert committees under Sahitya Academy. और steps taken to promote the classical language in Ministry of Education लेता है. 3 central universities were established by an act of parliament to promote Sanskrit. This creation of Central Institute of Classical Tamil. Projects such as Ashmita, which aims to produce 22,000 books in Indian languages, and the New Education Policy, which seeks to transform Sanskrit universities into multidisciplinary institution, are key to this effort. 8th शेड्यूल में क्या है कि पार्ट 17th of the Indian Constitution आर्टिकल 343 से लेकर 351 डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस. आर्टिकल 344 क्लॉज 1 provides for a commission to be set up by the president every 5 years to recommend measures to promoting the use of Hindi for official purposes. 14 were initially included in the constitution. याद रखना है. और जो एक चीज़ और है कि सिंधी जो था ना, सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967. कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली जो KMN जो है ना वो इंक्लूडेड इन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992. बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली वो एडेड बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003. इट ब्रिंग्स द टोटल number of languages in 8th schedule to 22. However, it can be noted that there are no fixed criteria for any language to be considered for inclusion in 8th schedule. Pahwa and Mahapatra committees to evolve such fixed criteria have not borne fruit. Language trivia देखते हैं. So among the 22 languages in the 8th schedule, Nepali, Bengali and Urdu are also national languages of neighboring countries Nepal, Bangladesh and Pakistan. Sanskrit, Sindhi and Urdu are not specific to any region. ये भी याद रखना है. Kashmiri is not a official language of
जम्मू एंड कश्मीर, ये भी याद रखना है। इंग्लिश इज़ नॉट लिस्टेड इन नेट शेड्यूल, ये भी याद रखना है, बट इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सम यूनियन टेरिटरीज। हिंदी इज़ इंक्लूडेड इन बोथ कॉन्स्टिट्यूशन नेट शेड्यूल। अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। सो कोऑपरेटिव इज़ अ ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर वॉलंटरली टू मीट देयर शेयर्ड इकोनॉमिक, social and cultural needs through a collective owned and democratically controlled enterprises. To give a further new push to cooperative movement, a separate ministry of cooperation has been created by the central government 2021. अमूल का देख लेते हैं। सो अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, फाउंडेड इन 1946 इन आनंद, गुजरात, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। इवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या रखना है? याद रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1904, आफ्टर इंडिपेंडेंस द कोऑपरेटिव्स वर रिकॉग्नाइज्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 43 ऑफ DPSPs, और 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011 गिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन। याद रखना 97th है। इट एडेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, मेकिंग इट अ फंडामेंटल राइट। और क्या याद रखना है कि अ न्यू आर्टिकल 43B was introduced in the DPSP to encourage states to promote cooperatives. It also added 9th B, Part 9th B, Articles 243ZH to 243ZT to the Constitution, providing for detailed framework for registration, regulation and winding up of cooperatives, aiming to strengthen their autonomy and make them more accountable to their members. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखते हैं। सो इट पहला क्या है कि आर्टिकल 243ZH जो है ना, इट एक्सप्लेन्स दैट अथराइज पर्सन रेफर्स टू एन इंडिविजुअल मेंशन इन आर्टिकल 243ZQ। बोर्ड रेफर्स टू गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है ना, ये बोर्ड है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर स्टेट लॉज एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेट्स इन मोर देन वन स्टेट। और बोर्ड कंपोजिशन क्या है कि बोर्ड इज़ मेड अप ऑफ डायरेक्टर्स विद मैक्सिमम नंबर सेट एट 21। याद रखना है कि और बोर्ड मेंबर्स एंड ऑफिस बेरर सर्व फॉर 5 years, ये भी याद रखना है। और इनका इलेक्शन कैसे होता है बोर्ड मेंबर्स का? द स्टेट लेजिस्लेचर अपॉइंट्स एन अथॉरिटी टू मैनेज द इलेक्टोरल प्रोसेस इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड इलेक्शन इटसेल्फ। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर याद रखना है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन वगैरह नहीं है कुछ भी। ऑडिट ऑफ अकाउंट क्या है कि आर्टिकल 243ZM फोकसेज ऑन ensuring that cooperative societies maintain accurate financial records. The accounts must be audited within 6 months after the end of financial year. For larger cooperatives, the audit report must be presented to the state legislature, ये भी याद रखना है। और